ऐसा नहीं कि निर्भया एक अकेला केस हुआ और वो ही हो गया, रोज़ निर्भया हो रही है हमारे देश में। रोज़ सुबह से मैं एक चिट्ठियाँ ही लिख रही हूँ। एक बच्ची का बलात्कार दिल्ली के नजफगढ़ में हुआ और उसकी हत्या कर दी गई, बड़ी बुरी तरह से हत्या कर दी गई। उनके परिवार को अभी भी थ्रेट आ रहे हैं कि हम आपको जान से मार देंगे, विटनेस नहीं देनी है आपने। पश्चिम बंगाल का भी मैं एक न्यूज़ सुन रहा था, क्योंकि एक पब्लिक फोरम में अवेलेबल है कि वहाँ पे 190 से ज़्यादा महिलाएं गर्भवती हैं जेल के अंदर। आपने पूरे बॉर्डर पे सेनाएं लगा रखी हैं, बहुत ज़रूरी है। सेनाओं का काम तो अनकम्पेरेबल है, पर जो अंदर दरिंदे घूम रहे हैं, जो हमारी बच्चियों को रोज़ शोषण का शिकार बना रहे हैं, उनसे बचाने के लिए क्या है। बट आज भी आप देखिए कितना स्ट्रगल है एक विक्टिम को अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए। फॉरगेट अबाउट प्रिवेंशन की तो बात ही कोई नहीं करता। आज की डेट में आज तक मैंने सरकार के पास एक्शन प्लान नहीं देखा। निर्भया फंड निकाला गया था सरकार की तरफ से, क्या था, क्या लोगों को इसका फ़ायदा मिल रहा है, क्या स्टेटस है निर्भया फंड का? आपकी पॉलिसी, आपके सेंटर्स ऐसे हों कि घर घर में पता हो, हर घर में पता हो वन स्टॉप सेंटर है। विक्टिम को ही नहीं पता विक्टिम कैसे पहुंचेगा। पुलिस के पास जाके पूछिए वन स्टॉप सेंटर क्या होता है। मैं आपको यहाँ से चैलेंज करूँ आपके पॉडकास्ट के थ्रू, आप पुलिस वाले को पूछिए वन स्टॉप सेंटर, उसी को तो ले जाना है। हाँ राइट। कि विक्टिम होता है वो अपनी ही आवाज़ नहीं उठा पाता है, कई बार उसको परिवार दबाता है। कातिलों को बेल मिल जाती है। मेरे सारे विक्टिम्स जो जितने भी बलात्कार पीड़िताएं हैं, उनके जितने भी क्रिमिनल्स हैं बेल पे बाहर हैं। सरकारों का सबसे बड़ा मिशन, मुझे लगता है बिगेस्ट मिशन ऑफ एनी गवर्नमेंट, मैं तो कह रही हूँ इससे बड़ा मिशन ही नहीं है। आप अपनी घर की बच्चियों को तो बचा लो, बाहर वालों से तो बाद में बचा लेंगे। घर में ही शोषण हो रहा है तो किसको बताएं। अभी सुबह भी हम पे कॉल आया एक कि मेरे पिता मेरा तब से शोषण करें जब से मैं 7 साल की थी। तो हम तो चाहते हैं वो दिन आए कि एक भी बलात्कार हो ही ना। कविशाला में आप सभी का स्वागत है। क्योंकि अलग अलग जो कहानियाँ होती हैं, जो पंक्ति के दूसरे तरफ इंडिविजुअल बैठा हुआ है, अगर उन कहानियों के जरिए, उन कहानियों के साथ एक व्यक्ति की भी ज़िंदगी किसी सफल कहानी, किसी असफल कहानी से चेंज कर पाएँ, हमारा कविशाला के अंतर्गत बिग जर्नीज का यही प्रयास है। इसी बातचीत में आज हमारे साथ योगिता भयाना है। मैम बहुत बहुत स्वागत है कविशाला में आपका। थैंक यू। कविशाला का इस इनिशिएटिव का प्रयास है कि जो कहानियाँ हैं, जो इंडिविजुअल के स्टोरीज हैं, दूसरी तरफ जो लोग देख रहे हैं, उस कहानी को देखने के बाद अगर एक व्यक्ति की भी ज़िंदगी में थोड़े से बदलाव ला पाएँ, हम थोड़े से चेंजेस ला पाएँ, तो हमारा यही इस इनिशिएटिव का प्रयास है। मैम इसीलिए हम आपकी कहानी से शुरुआत करेंगे कि आपकी क्या कहानी है। देखिए अंकुर जी, कहानी तो सबकी होती है और कहानी से ही सबकी शुरुआत होती है। मेरी कहानी बस यही है कि मुझे लगता है कि हमारे देश में हम बहुत जैसा कि बोलते हैं कि तरक्की कर रहे हैं, तरक्की हो चुकी है, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं, सड़कें बनी हैं, हाईवेज़ बने हैं, पर जब बात आती है एक बेसिक चीज़ की, जो सुरक्षा है, बच्चियों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, वहाँ पर हम पूरी तरह से विफल हैं। तो जब मैंने इस काम को शुरू किया, ऑफ कोर्स बहुत सालों से, 17 साल हो गए मुझे सोशल वर्क में, तो मुझे लगता था कि चीज़ें बदलेंगी, बट इतनी स्लो स्पीड है और चीज़ें बदतर ही होती जा रही हैं। जब मैं इस मामले की बात करूं, वैसे तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती जा रही हैं, बड़ी बड़ी तरक्कियां होती जा रही हैं, महिलाओं की उत्थान की बड़ी बातें हो रही हैं, पर जब मैं बात करती हूँ बलात्कार की जैसे जघन्य अपराधों की, वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यही कहानी है मेरी कि मुझे इस इशू पे काम करना पसंद है और मुझे लगता है कि ज़रूरत है पसंद से भी ज़्यादा, और यही मेरी कहानी है। मैम कुछ कारण रहे होंगे, चूँकि बहुत सारा सबका ना सपना होता है समाज सेवा करना या समाज में परिवर्तन लाने, या जो समाज की समस्याएं चल रही हैं उनको उनकी सफाई करना, उनको सॉल्व करना, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो इस प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं, वो कदम उठाते हैं और उस काम को शुरू करते हैं। तो जैसे हम पढ़ते हैं आपकी इंटरनेट पे जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उसमें एक अच्छी खासी आप जॉब कर रहे थे, अच्छी खासी पढ़ाई की, तो क्या कारण थे कि आपको लगा नहीं ये बड़ी समस्या है, इसको सॉल्व करने के लिए मुझे आगे बढ़ना चाहिए? देखिए ऐसा नहीं है, शुरू से कहीं ना कहीं अंदर ये था, बट ये वाला इशू जो मुझे जब झकझोरा, जब निर्भया हुआ, उससे पहले मैं बहुत सारे और महिला उत्थान के काम कर रही थी और बचपन से ही करना चाहती थी। ऐसा नहीं, हाँ कुछ इंसिडेंसेस हुए जिन्होंने उसको ट्रिगर किया। आपके अंदर वो चीज़ होती है, ऐसा नहीं है कि वो सो रही होती है या उसको जगाने के लिए आपको कोई इंसिडेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, मुझे लगता है। पर अगर आपके अंदर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे विक्टिम्स और सर्वाइवर्स के साथ हम काम करते हैं, उन्हें जब मैं अपने साथ जोड़ती हूँ, बोलती हूँ आप काम करो, क्योंकि उनके साथ हुआ है तो वो बेटर काम करेंगे। क्योंकि आपने भी मुझसे यही बात पूछी कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ जो आपने ये किया। मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। हुए
ऐसे एपिसोड्स, छेड़छाड़, स्टॉकिंग, ये सब तो बहुत रेगुलर है, उसको तो हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं। मतलब देखिए हम कितने नॉर्मल हैं उस चीज़ को लेके कि मैं उस चीज़ को बोल भी नहीं रही हूँ, पर इतना बड़ा जघन्य अपराध मेरे साथ नहीं हुआ कि मैं उस चीज़ को अपना मिशन बना लूँ। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखिए कि जिनके साथ होता है उनको मैं अपने साथ जोड़ती हूँ, और अनेकों विक्टिम्स के साथ मैंने काम किया, पर मुझसे जुड़कर वो इसको मिशन नहीं बना पाए, नहीं बनाना चाहते, वो नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि आपके साथ ये हो और आप फिर अपनी दिशा में ये लें। कई बार आपके अंदर से ये होता है, या फिर भगवान की आपको एक कॉलिंग है या डायरेक्शन है कि आपको ये काम करना है। तो मुझे, तो मैं उसको इस तरह से लेती हूँ कि मुझे नहीं पता ये मुझे कैसे हुआ, बट ये बहुत ज़्यादा बड़ा मिशन बन गया मेरी लाइफ का, स्पेशली आफ्टर निर्भया। उससे पहले भी मैंने बहुत सारे केसेस डील किए थे, बट वो एक ज्योति नहीं जगी थी अंदर। वो ट्रिगर जो हुआ है वो निर्भया के बाद से हुआ है। मैम, आपने निर्भया का जिक्र किया, जो कि सालों हो गए निर्भया का जो भी इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद हमें लगा कि जिस तरीके से आक्रोश था जनता के अंदर, जिस तरीके से सरकारें जाग रही थी या कुछ ना कुछ बोल रही थी, लोग थे, आप तो उस पूरे आंदोलन में जो हुआ था लोगों को जगाने के लिए बहुत आगे खड़े थे। तो इतने सालों बाद हमें लगा था कि उसके बाद कुछ नहीं होगा। फिर हमने मणिपुर देखा, फिर हमने उत्तर प्रदेश में कंटिन्यूस कई केसेस देखे। क्या कारण लगते हैं आपको कि कुछ परिवर्तन नहीं आया इतने सालों बाद भी, इतने बड़े आंदोलन के बाद भी? देखिए अनफॉर्चुनेटली आंदोलनों से तो सरकारें पलट गई हमारे देश में। जिस सत्ता के खिलाफ हमने प्रदर्शन किया उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कि हमें लगा कि इनको हटा देंगे तो शायद जो अगली सरकारें आएंगी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे के वो बहुत बदलाव करेंगी। बड़ी बड़ी बातें तो हुई हैं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, बट आज भी आप देखिए कितना स्ट्रगल है एक विक्टिम को अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए। फॉरगेट अबाउट प्रिवेंशन की तो बात ही कोई नहीं करता। आज की डेट में आज तक मैंने सरकार के पास एक्शन प्लान नहीं देखा कि हम ये करें तो बलात्कार रुकें। ऐसा कोई एक्शन प्लान किसी के पास नहीं है। वो सब बातें हवा में हो गई, ख़त्म हो गई, और जो लोग कर रहे हैं थोड़ा बहुत प्रयास कर रहे हैं, बट संघर्ष बहुत लंबा है इसमें, क्योंकि इसमें अगर समाज और सरकार दोनों नहीं मिलेंगे ना तो होगा नहीं। क्योंकि अगर हम खाली समाज पे छोड़ देंगे तब भी नहीं होगा, और खाली सरकार पे छोड़ देंगे तो तब भी नहीं होगा। इसमें तो मिल के काम करने की ज़रूरत है, पर वो मिलाप कौन कराएगा? अब हमारे जैसे लोग चिट्ठियाँ लिख लिख के हाथ घिस गए, ईमेल्स डाल के हाथ घिस गए कि बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। सरकारों के पास अथॉरिटी है, सबसे बड़ी बात है फंड्स हैं। अब हमारे लोगों की क्या स्ट्रगल है, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड मैन पावर है, और क्या मैं काफ़ी हूँ, बिकॉज आज अभी मैं आपसे बात करूँगी, मेरी हेल्पलाइन नंबर पे अभी भी कॉल आ रहे हैं, तो मैं अभी रास्ते में भी थी, हमारे पास कॉल आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि निर्भया एक अकेला केस हुआ और वो ही हो गया। रोज़ निर्भया हो रही है हमारे देश में, रोज़। कौन बात कर रहा है, कौन उनके लिए संघर्ष कर रहा है, कौन उनकी आवाज़ उठा रहा है, और मैं कितनों के लिए उठा लूँगी आवाज़। तो जब है कि जब मिलके काम करेंगे, सब सोचेंगे ये मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए आधी आबादी तो महिलाओं की है, बच्चे भी सेफ़ नहीं हैं, बच्चों में मैं वॉइस को भी काउंट कर रही हूँ। हमारे घर के बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, हमारे घर की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। तो मैं क्या इस यहाँ पर बैठ कर अगर मैं एक बॉल रूम में या 5 स्टार होटल में खाली महिला सुरक्षा की बातें कर लूँ, या समिट्स कर लूँ, या रेवोल्यूशनरी प्लान्स बना लूँ, उससे तो होगा नहीं ना। एग्जीक्यूशन कैसे होगा, वो बहुत ज़रूरी है, और उसी की कमी है हमारे देश में। बातें बहुत होती है हमारे देश में, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है महिला सुरक्षा को लेके, बट कोई सीरियसनेस नहीं है। लगभग हर सरकार की, हर पार्टी की मैनिफेस्टो में होता है, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, नए नए स्लोगन दे देते हैं आके, बट चेंजेस कुछ नहीं है। कितने सालों बाद भी इतना बड़ा मूवमेंट हुआ, इतने लोग जागे, इतने लोग उसमें लोगों ने भाग भी लिया, लेकिन कुछ भी परिवर्तन नहीं है। ना परी क्या है? देखिए परी का ये जो नाम है, इनिशियली जब मैंने विक्टिम्स के साथ काम करना शुरू किया, सर्वाइवर्स के साथ, तो हमें उनके नाम बदल के बताने पड़ते थे। तो हमने उनको परी नाम देना शुरू किया, परी 1, परी 2 ऐसे, क्योंकि हम उनके नाम छुपाते हैं एज अ लॉ ऑल्सो, और उनकी आइडेंटिटी रिवील ना हो। तो जब परी हमारा परी 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 होने लगा, तो हमने सोचा कि एक मूवमेंट शुरू किया जाए। संस्था नहीं बनाई, हमने मूवमेंट शुरू करी। तो उसको फिर हमने पीपल अगेंस्ट रेप्स इन इंडिया करके, कि हम लोग जुट के इसमें काम करें ताकि हम अपनी बच्चियों को बलात्कार जैसी जघन्य अपराधों से बचाएं, अब्यूज़, सेक्सुअल हरासमेंट, इससे बचाएं। तो परी दोनों तरफ से हमें वो एक नाम मिला, और मुझे लगता है कि एक मूवमेंट है। आज की डेट में लोग परी को बहुत जानते हैं, मैं कहीं भी बात करूं लोग जानते हैं, समझते हैं, और मुझे लगता है कि परी एक मिशन है, मूवमेंट है, और मेरा नहीं है, क्योंकि ये मेरी कोई पर्सनल जागीर नहीं, कोई फाउंडेशन नहीं है, इसीलिए इसको फाउंडेशन नहीं बनाया। ये सब जुड़ सकते हैं, इट्स अ मूवमेंट, और मूवमेंट्स में सब जुड़ते हैं, बदलाव
की मूवमेंट है। एक तो विक्टिम्स को मदद भी करनी है। देखिए, खाली हम बोलें कि हम प्रिवेंशन करें तो ठीक है, जिनके साथ हो रहा है उनके साथ खड़े रहना भी ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती मैं हर एक के साथ खड़े हो पाती हूँ, जितना मेरे पास रिसोर्सेज और मैन पावर और ब्रांडविड्थ है मैं उस हिसाब से सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करती हूँ, और हमारी कोशिशों की वजह से काफ़ी बदलाव भी आए हैं। अभी एक मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का आपने सुना होगा, हमारे बहुत सारे ऐसे हैं जिनको हमने हाईलाइट किया, उसके बाद से वो बड़े केसेस एक्सपोज हुए। तो मुझे लगता है यही ताकत है कि लोग हमारी बात को सुनते हैं। और मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का एक बहुत अच्छे एक पत्रकार ने उसको उठाया, वहाँ पर वो दब गई, फिर उन्होंने हमको रीच आउट किया था, हमने उसको अपने ट्वीट से ट्वीट किया, और प्लस यहाँ पे 3-4 बहुत अच्छे पत्रकारों को मैंने बोला इसको मेन स्ट्रीम में उठाओ। जैसे ही वो मेन स्ट्रीम में उठा वहाँ पर छापे पड़े, और छापे पड़ने के बाद देखिए कंकाल भी निकले, बच्चों के अपराध कितना, देखिए एक चेन से हुआ, और उसमें क्या ही मतलब मैं कह सकती हूँ बहुत मतलब योगदान सबका था। बट एक इनिशिएटिव, एक कोऑर्डिनेशन, और उसमें ही देखिए उन बच्चियों का कितना भला हुआ, रेस्क्यू हुई। तो वो कहने का मतलब है ताकत बहुत है अगर हम मिलके करें तो, अकेले किसी से कुछ होगा नहीं। बिल्कुल। अगर परी से कोई विक्टिम परी तक पहुंचना चाहता है, या फिर अपना कुछ कोई है किसी गांव में कोई परेशान परिवार है या इंडिविजुअल है, वो आप तक पहुंचना चाहे या परी से जुड़ना चाहे, परी तक अपनी कंप्लेन किसी बेसिस पे पहुंचाना चाहे, एक तो ये, दूसरा अगर कोई साथ में मिलकर काम करना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? दोनों के लिए आप परी की हेल्पलाइन आप शेयर करिएगा, हम नीचे आपसे शेयर कर लेंगे। आप हेल्पलाइन नंबर के थ्रू जुड़ भी सकते हैं। देखिए दोनों ज़रूरत है, हम विक्टिम्स के कॉल आए, हमारे पास वॉलंटियर्स ही ना हो उनको हेल्प करने के लिए। लास्ट ईयर मैंने 10,000 वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग करी है, 1 डे की ट्रेनिंग, जिसमें हाउ टू हेल्प अ विक्टिम। क्योंकि मैं काफ़ी नहीं हूँ, मुझे चाहिए कोई साथ में कि उनको पता हो कैसे एक विक्टिम की मदद की जाती है, कैसे लॉ में असिस्ट किया जाता है, कैसे विक्टिम्स को मदद पहुंचानी चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एविडेंस कलेक्शन में कैसे, पुलिस से कैसे बात करनी है। बहुत सारे SOPs हैं, वो किताब है हमारी, उसके थ्रू हम 1 दिन की ट्रेनिंग करते हैं। लास्ट ईयर हमने 10,000 वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग करी है, और स्पेशली बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश। और मुझे लगता है कि अभी और स्टेट्स में भी हम कर रहे हैं, लगातार चाहते हैं कि लोग जुड़े, और कोई भी विक्टिम हम तक रीच आउट करना चाहते हैं वो हेल्पलाइन के थ्रू या वर्ड ऑफ माउथ। अब तक हमारे पास कॉल्स तो बहुत आते हैं, पर अटेंड करने के लिए वॉलंटियर्स की कमी है। तो मैं चाहती हूँ लोग जुड़ें ज़्यादा से ज़्यादा। डेफिनेटली हमें डोनेशंस भी चाहिए, तो उस चीज़ से भी नकार नहीं सकते, क्योंकि हमें एक विक्टिम को मदद करने के लिए, हालांकि हम उनको जो सरकारी सुविधाएं हैं वो दिलाने में बिलीव करते हैं, बट सरकार का कॉम्पनसेशन आने में बहुत महीने, कई बार सालों लग जाते हैं। पर विक्टिम को अभी ज़रूरत है मेडिकल हेल्प की, अभी ज़रूरत है अच्छे पोषण की, अच्छी एजुकेशन की। तो उस समय क्या करे, वो 2 साल 3 साल 4 साल वेट थोड़ी ना करेगी, तो हम तब तक का गैप फिल करते हैं। राइट। आपने सरकार के कंपनसेशन की बात की, तो मुझे एक टर्म याद आया कि बहुत, जब निर्भया वाला इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद एक निर्भया फंड निकाला गया था सरकार की तरफ से। उसके बाद मैंने दोबारा नहीं सुना, मैं थोड़ा रिसर्च करा तब मुझे दोबारा वो देखने को मिला टर्म। ये क्या था, क्या लोगों को इसका फ़ायदा मिल रहा है, क्या स्टेटस है निर्भया फंड का? निर्भया फंड में के नाम पे बहुत कुछ भ्रष्टाचार फिर हो गए, बट निर्भया फंड से किसी को फ़ायदा हुआ है ये मुझे नहीं पता। हाँ, जैसे बहुत सारी चीज़ें उसमें आ गई ना, निर्भया फंड इज़ फॉर वुमेन सेफ्टी लगा के आपने स्ट्रीट लाइट्स भी लगा दी, चलो वो कुछ किसी और उसमें पर एक जो अवेयरनेस का काम होता है वो नहीं हुआ, और बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई, और वो फंड लैप्स हो जाते हैं। आप सोचिए वो फंड यूज़ ही नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि इच्छा शक्ति नहीं है उसमें। कोई करप्शन मतलब कोशिश हुई होगी, बट उसमें ज़्यादा स्कोप नहीं होगा, या उसमें एग्जीक्यूशन में इनको मज़ा नहीं आ रहा होगा, क्योंकि काम करने की बात है। तो मुझे नहीं लगता उन्होंने उस तरह का यूटिलाइजेशन किया है, और वो हर साल वो फंड ख़त्म हो जाता है, सरकारों में, स्टेट्स में बढ़ जाता है, बट उसका कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं आज तक हमें पता। कोई है ही नहीं ना, आपको आंकड़ा भी नहीं मिलेगा उसका। एक साथ में एक टर्म और बना था, वन स्टॉप सेंटर निर्भया फंड के साथ में। क्या था ये, किस तरीके से किसी को अगर हेल्प लेनी ले सकते हैं, या फिर बंद हो चुका है? किसको पता है वन स्टॉप सेंटर? गूगल करना पड़ता है। आपकी पॉलिसी, आपके सेंटर्स ऐसे हों कि घर घर में पता हो, हर घर में पता हो वन स्टॉप सेंटर है। विक्टिम को ही नहीं पता, विक्टिम कैसे पहुंचेगा? पुलिस के पास जाके पूछिए वन स्टॉप सेंटर क्या होता है। मैं आपको यहाँ से चैलेंज कर रही हूँ आपके पॉडकास्ट के थ्रू, आप पुलिस वाले को पूछिए वन स्टॉप सेंटर, उसी को तो ले जाना है। हाँ, राइट। IO इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ले जाना है, आप किसी पुलिस वाले को पूछ लो, 100 में से में भी 1 या 2 5 को पता होगा। तो आप बताइए, जब अवेयरनेस ही नहीं है आपकी वन स्टॉप सेंटर्स की, उसकी चलने की स्थिति क्या है, उसकी कैसा चल रहा है, वो तो मैं बाद में पढ़ूंगी उस चीज़ में, पहले उसकी अवेयरनेस कहाँ है? हेल्पलाइन नंबर्स कितनी महिलाओं को पता है, किसको कॉल करनी है, किसको पता है?
देखिए एनजीओज़ का काम क्या होता है, हमारी जैसी संस्थाओं का या हमारी जैसी मूवमेंट्स का काम क्या होता है कि हम लोग हेल्प करें, सपोर्ट करें, पर हमारी ज़रूरत ही क्यों है जब सरकार के पास पैसा है, सरकार के पास पावर है, और उनके पास सिस्टम है, तो व्हेन दे नीड ऑर्गेनाइजेशन लाइक अस, तो उनका मतलब वो बहुत बड़ा फेलियर है। एनजीओज़ का काम नहीं है ये, इन्हीं का काम है। बट एनजीओज़ आते हैं, मदद करते हैं, तो हमें तो बिल्कुल ही घास चरने वाला समझा जाता है, बिल्कुल कि ये बोल रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, डस्टबिन में डाल दो, बस ठीक है। बट हम करते रहेंगे, हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। राइट। अच्छा, एक चीज़ और है, जब हम बात करते हैं किसी विक्टिम की या विक्टिम की फैमिली की, चूँकि आप बहुत नज़दीक से उन परिवारों को देखा है आपने, विक्टिम्स के साथ विक्टिम्स को मिले हैं आप, तो वो बहुत कई बार एक डर होता है कि विक्टिम होता है वो अपनी ही आवाज़ नहीं उठा पाता है, कई बार उसको परिवार दबाता है। जो इस तरीके का पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, इसको अवेयर करने के लिए सरकार की तरफ से, या मतलब एजुकेशनल जो सिस्टम है या शिक्षा नीतियाँ बनती हैं, उसमें क्यों नहीं गवर्नमेंट इस तरीके की पॉलिसीज़ लाती है कि छोटी छोटी जो डर से बाहर निकालना, भ्रम और भय दोनों चीज़ से लोगों को बाहर निकालना है, चाहे वो विक्टिम हो चाहे विक्टिम का परिवार हो। अभी भी मैं सुबह से मैं एक चिट्ठियाँ ही लिख रही हूँ। एक बच्ची का बलात्कार दिल्ली के नजफगढ़ में हुआ और उसकी हत्या कर दी गई, बड़ी बुरी तरह से हत्या कर दी गई। उनके परिवार को अभी भी थ्रेट आ रहे हैं कि हम आपको जान से मार देंगे, विटनेस नहीं देनी है आपने। उनका मुझे 2 दिन से फ़ोन आ रहा है कि हमारी सिक्योरिटी के लिए आप प्रबंध कीजिए। आप बताइए, ये चीज़ बोलने की है, आपको खुद समझ नहीं आता। एक लड़की, और ये लड़का पहले से ही तंग कर रहा था और वो बेल पे बाहर था, आपने उसको बेल दी, उसने आके उसका मर्डर कर दिया। देखिए ये सारी चीज़ें, भय तो जेन्युइन है। मैं ऐसे कैसे बोल दूँ उनको जाके आप डरिए मत, मुझे पता है ये मैं झूठ बोलूँगी। ये मैं कैसे बोल दूँ कि मैं उनकी ज़िंदगी बचा लूँगी? मैं नहीं बचा सकती हूँ, क्योंकि सिस्टम उन्हें फेल कर रहा है, उन्हें प्रोटेक्शन नहीं है, उन्हें कातिलों को बेल मिल जाती है। मेरे सारे विक्टिम्स, जो जितने भी बलात्कार पीड़िताएँ हैं, उनके जितने भी क्रिमिनल्स हैं, बेल पे बाहर हैं। आपने आज पढ़ा होगा, मतलब अभी बिल्किस बानो वाले को भी एक पैरोल मिल गई। तो और आप बताइए, कोविड में आपने बेल दी, बलात्कारियों को तो मत दीजिए, चाहे वो अभी कन्विक्टेड नहीं है, बट आरोप तो बलात्कार का जघन्य है, तो आप उनको बेल देंगे, वो बाहर आके मर्डर कर देते हैं। तो मैं कैसे बोलूँ भय नहीं करो? भय तो करना पड़ेगा। देखिए बात ये है कि हाँ, रिपोर्ट ज़रूर करो, वो मैं उस चीज़ के लिए अवेयरनेस होनी चाहिए, बट रिपोर्ट करके होता क्या ये बताइए। विक्टिम को ही मतलब फिर से विक्टिम बनाया जाता है। पहले वो दर दर की ठोकरें खाते हैं। हमारी जैसी संस्था एक आध के पास पहुंच भी जाए, तो मैं तो नहीं कहती हूँ मैं हर एक के पास पहुंचती हूँ, मैं तो नहीं पहुंच पाती हूँ, ना मैं पहुंच पाऊंगी जब तक कि सरकारें इसको सीरियसली नहीं लेंगी। तो हम तो चाहते हैं वो दिन आए कि एक भी बलात्कार हो ही ना, उस पर काम करने की ज़रूरत है। उसके लिए कोई कुछ करता नहीं है। सरकारों का सबसे बड़ा मिशन, मुझे लगता है बिगेस्ट मिशन ऑफ एनी गवर्नमेंट, मैं तो कह रही हूँ इससे बड़ा मिशन ही नहीं है। आप अपनी घर की बच्चियों को तो बचा लो, बाहर वालों से तो बाद में बचा लेंगे। आपने पूरे बॉर्डर पे सेनाएं लगा रखी हैं, बहुत ज़रूरी है, सेनाओं का काम तो अनकम्पेरेबल है, बट जो अंदर दरिंदे घूम रहे हैं, जो हमारी बच्चियों को रोज़ शोषण का शिकार बना रहे हैं, उनसे बचाने के लिए क्या है? तो पुलिस पर्सनल, होम डिपार्टमेंट का कोई तो काम ही नहीं हो रहा। डिफेंस पे तो आप बहुत खर्च रहे हैं, होम पे खर्चिए ना, पुलिस वालों को हायर कीजिए ना, उनकी ट्रेनिंग करिए ना, उनको अच्छे इक्विपमेंट्स दीजिए। एविडेंस कलेक्शन नहीं करना आता हमारे पुलिस ऑफिसर्स को, इसीलिए सारे बरी हो जा रहे हैं विक्टिम, ये रेप जो आरोपी हैं, क्योंकि उनके खिलाफ सबूत नहीं मिल पाते हैं। सबूत क्यों नहीं मिल पाते हैं? सबूत नाम, हम अभी एक बहुत बड़ा केस उत्तराखंड की निर्भया का था, जिसके साथ निर्भया जितनी ही जघन्यता हुई थी, उनके आरोपियों को फांसी की सज़ा थी, लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया, ओवरनाइट बरी कर दिया कि इनके खिलाफ जो एविडेंस थे 100 मिले ना, जो 2 नहीं मिले। अरे लड़के खुद लेके गए कि हमने यहाँ रेप किया और यहाँ फेंका लड़की को, उन्होंने ही बॉडी रिकवर कराई, बट गाड़ी खुली रह गई, सील नहीं करी पुलिस वालों ने, इसीलिए उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे के छोड़ दिया गया। आते ही उन्होंने एक ऑटो चालक की हत्या कर दी। अब मुझे बताओ हु इज़ टू बी ब्लेम? सिस्टम। उन्होंने बोला हमने कन्फेस किया, कन्फेशन को मानता नहीं है, कोर्ट में मानती हूँ। जो पुलिस वाले हैं उनके पास, मतलब वो, मैं जब उनकी तरफ से उनकी कहानियाँ सुनती हूँ, क्योंकि हमारा तो रोज़ का काम है, पर उनकी वो भी सही है, उनके पास ना इक्विपमेंट है, ना ट्रेनिंग है, ना गाड़ियाँ हैं अच्छी, ना कुछ टीम्स हैं। उनके ऊपर वर्क प्रेशर है, स्पेशली दिल्ली के आसपास में तो VIP ड्यूटी पे वो पूरा सड़ जाते हैं बेचारे। तो मैं
पूरी व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। आप बच्चों की सुरक्षा से बोल के नहीं ला सकते, आपको काम करने की ज़रूरत है। हम इतना टैक्स दे रहे हैं यार, हमारी सुरक्षा पे तो लगा दो। राइट। इतना टैक्स दे रहे हैं, हम नहीं चाहते कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाओ। पहले आप बेटियों को सुरक्षित करो, फिर बिल्डिंगें बना लेना। फ्लाईओवर, सड़कें ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं, पर उससे ज़्यादा सुरक्षा ज़रूरी है बच्चों की। पहले भी हम बिना सड़कों के, बिना जहाज़ों के चलते थे, ऐसा नहीं है, वो भी ज़रूरी है, बट सबसे ज़्यादा काम और सबसे ज़्यादा पैसा इस पे एलोकेट होना चाहिए। बिल्कुल। अभी मैं एक चीज़ और देख रहा था कि जो सरकारी नंबर्स हैं, या चूँकि या डर है, चूँकि राज्य सरकारें जो भी उद्घोषण होते हैं, जो भी भाषण होते हैं, उनमें बोल देती हैं आगे कि हमारे यहाँ बेटियाँ सुरक्षित हैं, किसी भी तरीके के केसेस नहीं आ रहे हैं, 0 केसेस हैं, 10 केसेस हैं, बहुत कम केसेस हैं। वो इसमें भी कंपटीशन चल रहा है कि मेरे यहाँ कम केसेस हैं, मेरे यहाँ ज़्यादा केसेस हैं, और ये नंबर्स अवेलेबल नहीं है। ये क्या शो करना चाह रही है गवर्नमेंट? नंबर को छुपा कर या फिर नंबर को ना दिखाकर क्या 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 दिखाना चाह रही है सरकार अपनी तरफ से? एक छवि है, तो छवि बना के रखो, चाहे अंदर कुछ भी होता रहे। अगर वो ये कहते हैं कि हाँ मेरे क्षेत्र में कोई भी बलात्कार नहीं हो रहा, तो शायद वो अपने लिए बोल रहे हैं कि हम बलात्कार शायद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा तो नेता ही इन्वॉल्व होते हैं इन बलात्कारों की घटनाएं। मतलब मैं बोलना नहीं, कैसे मैं बोलूँ कि मतलब वो खुद से सुरक्षित बता रहे हैं या वैसे सुरक्षित बता रहे हैं बलात्कारियों से। मुझे लगता है कि ये बेमानी बातें हैं, और ये छुपा छुपा के कितना छुपा लेंगे। उनको पता है उनकी घर की बच्चियाँ ज़्यादा सुरक्षित हैं, शायद वो भी ना हो, बट ऑन द फेस तो सुरक्षित हैं। घर की 4 दीवारी में तो कोई भी बच्ची सुरक्षित नहीं है, बट उन्हें पता है कि बाहर जाएंगी सिक्योरिटी लेके जाएंगी। ये नेताओं के बच्चों को कौन कुछ कह रहा है, तो इसलिए उनकी बातों का तो आप छोड़ दो। नेताएं क्या हैं, वो आप 50 बार तो यूटर्न ले लेते हैं। उनका कोई सिद्धांत, कोई उनकी बातों का कोई मानना, मुझे तो नेताओं की बात 1% भी समझ नहीं आती। बट हाँ, आंकड़े भी छुपाए जाते हैं, दबाए जाते हैं, ये आपको भी मालूम है। अच्छा, एक पश्चिम बंगाल का भी मैं एक न्यूज़ सुन रहा था, जो कि एक पब्लिक फोरम में अवेलेबल है, कि वहाँ पे 190 से ज़्यादा महिलाएं गर्भवती हैं जेल के अंदर। मतलब इस तरीके के अगर इंसिडेंट्स हो रहे हैं और सरकार, वो भी तो उस सिस्टम के अंदर है कि सब कुछ ऊपर पुलिस से चाहो तो पूरी चाहो तो प्रशासन है, तो इस पर एक्शन क्या हुआ? ये हाईकोर्ट का शायद कुछ था स्टेटमेंट कि उसके संज्ञान में आया ये न्यूज़। है बताइए, एक्शन कुछ भी नहीं हुआ। शेल्टर होम्स या जहाँ पे भी महिलाएं रहती हैं वहाँ शोषण देखिए। वही तो मैं आपको मुजफ्फरपुर का बता रही थी अभी। हमें बिहार के बहुत सारे हैं, यहाँ बनारस के एक शेल्टर में भी पीछे, आप शेल्टर होम्स का तो पूछिए ही मत, बहुत बुरा हाल है। शेल्टर होम हो या जेल हो, वुमेन जेल, अगर ऐसा है तो सुप्रीम कोर्ट को सोचिए या हाई कोर्ट को इंटरफेरेंस करना पड़ रहा है। उसमें भी जांच क्या होगी पता नहीं, बट होनी चाहिए। बहुत बहुत गंभीर बात है ये तो मुझे ही पता हो, मुझे नहीं पता था, मेरे को आपके माध्यम से पता चला। मैं खुद ही अभी मेरे दोस्त ने एक आर्टिकल किया था, उसने मुझे बोला कि ऐसे नंबर्स हैं, उसमें मैं आर्टिकल्स भिजवाता हूं, प्लीज़ भेजिए, क्योंकि अगर ये चीज़ें उजागर तो होनी पड़ेंगी। और मतलब ये तो शर्मनाक है, मतलब बहुत ही शर्मनाक है। इससे शर्मनाक तो मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है। और कोई भी स्टेट हो, देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ पे इसकी सरकार है, वहाँ पे उसकी सरकार है, हर जगह बुरा हाल है, किसी को पड़ी नहीं है। ये लोग सिर्फ अपना शासन में आके अपने अगले इलेक्शन की ही प्रिपरेशन करते हैं। मुझे नहीं लगता उनको महिलाओं की कुछ पड़ी है, किसी भी सरकार को। अच्छा, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न रेज होता है, क्वेश्चन रेज होता है कि हम मोस्टली पढ़ते हैं कि जो विक्टिम के पीछे, जो भी विक्टिम होता है रेप के पीछे, किसी फैमिली मेम्बर का हाथ, कई बार फैमिली मेम्बर होता है, उसकी कई बार पेरेंट्स तक निकल आते हैं कि उसके फादर है ना, कई बार कोई कभी भाई होता है या कोई होता है, वहाँ पे सुरक्षित नहीं है। बाहर निकलेगी उसकी कंप्लेन वो पुलिस से कर नहीं सकती है। सरकारें बिल्कुल अगेंस्ट में, सरकारें कुछ पॉलिसीज़ लेके नहीं आ रही है, तो क्या है, मतलब कैसे वो लड़कियां सुरक्षित हैं? या अगर आपको परी के माध्यम से या इंडिविजुअल आपको कुछ बोलना हो, किस तरीके से ये चेंज आएगा? ये चेंज एक ही तरीके से आएगा, महिलाओं को पहले तो बोलना पड़ेगा। बच्चियों को कैसे, देखिए गुड टच बैड टच तो सिखा रहे हैं स्कूलों में, वो भी बहुत बेमानी तरीके से, बहुत ही ऊपर के लेवल पे। बट छोटे बच्चों को तो देखिए बोलने में दिक्कत है, वो अपने साथ शोषण को बताना सबसे बड़ा चैलेंज है, उनसे निकलवाना। तो उनके साइन एंड सिम्टम्स देख के हम लोग मनोवैज्ञानिक के थ्रू या स्कूल्स प्रशासन के थ्रू, जो स्कूल जा रही हैं उनको हम करते हैं, नहीं तो आंगनवाड़ी के थ्रू हो सकता है। तो ये बताने की ज़रूरत है, उनको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। महिलाएं तो बोल सकती हैं, बच्चियां भी बोल सकती हैं, तो उनके लिए मैं स्कूल्स में खुद जाके सेंसिटाइजेशन करती हूँ। देखिए मैं जाती हूँ स्कूल्स में, मैं बहुत स्कूल्स में गई हूँ, मैं बॉयज़ के साथ तो एक ही बात होती है मेरी, मतलब मैं ज़्यादातर बॉयज़ के स्कूल्स में जाती हूँ और मैं बताती हूँ कि तुम्हें किस तरह से रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना है वुमेन को। पर जब मैं बच्चियों के कॉलेज में जाती हूँ मेरे पास कुछ नहीं होता बोलने के लिए। मैं उन्हें क्या बताऊँ, अपने आप को बचाओ कैसे? नहीं, वो सब बेमानी है, वो सब बकवास है कि आप सेल्फ डिफेंस सीख लो,
4 दरिंदे आपके सामने खड़े होंगे, आप क्या सेल्फ डिफेंस करोगे? तो मैं ये नहीं कहती, जब भी मैं महिलाओं के कॉलेजेस में या स्कूल में, हालांकि मेरी प्रेफरेंस नहीं है वहाँ जाने की, मेरी प्रेफरेंस वो बहुत हो गई महिलाओं के साथ महिलाओं की बातें करना, महिलाओं की सुरक्षा की बात महिलाओं से ही करने जा रही है। आज आप देख लीजिए पूरे जितने भी फोरम सरकार चला रही है, वुमेन की बात वुमेन से ही कर रहे हैं, पागलों की तरह। मतलब इट्स अ स्टूपिडिटी, यू नीड टू टॉक टू द राइट ऑडियंस। तो आप, जब मैं बॉयज़ के साथ जाती हूँ तो उनको मैं समझाते ही हैं, डेफिनेटली दैट्स द प्रायोरिटी। बट जब मैं बच्चों के साथ कई बार जाना हो, मैं मना नहीं करती, मैं जाके सिर्फ एक ही बात बोलती हूँ, बोलो बोलो, स्पीक। जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। बट येस, हाँ, हम दूसरा पहलू ये है कि बोलने के बाद क्या होगा। मैं मानती हूँ बोलने के बाद बहुत स्ट्रगल है, बट एटलीस्ट हम जब बोलेंगे ना तो बहुत फ़र्क पड़ेगा, कहीं ना कहीं से बदलाव आएगा, कहीं ना कहीं से दिखेगा कि हाँ ये प्रॉब्लम बहुत गंभीर है, और बोलना ये सबसे पहला स्टेप है। तो मेरा तो आपके चैनल के थ्रू यही संदेश है कि स्पीक। कोई भी छोटा अब्यूज़ बड़ा अब्यूज़ कुछ नहीं सहना है, घर के अंदर भी नहीं सहना है, घर के बाहर भी नहीं सहना है। और घर के अंदर होता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है, और 90% अब्यूज़ घर के अंदर होता है। आप क्या ही अपने पिता के बारे में बाहर आके बोलोगे, या अपने कज़न या अपने अंकल, मतलब वो बहुत बड़ी समस्या है, बट बोलना पड़ेगा। तो हम इस परी में ये प्लेटफॉर्म भी क्रिएट करें, क्योंकि ये सोशल बैरियर को तोड़ना पड़ेगा। एटलीस्ट उसको, उनका पता मनोस्थिति कितना ख़राब हो जाता है लड़कियों का, मैंने देखा है, पागल हो जाती हैं लड़कियाँ, लिटरली उनका दिमाग उनके कंट्रोल में नहीं रहता कि घर में ही शोषण हो रहा है तो किसको बताएं। अभी सुबह भी हम पे कॉल आया एक कि मेरे पिता मेरा तब से शोषण कर रहे हैं जब से मैं 7 साल की थी। अभी हमने उनको ऑफिस बुलाया। अब उनके साथ मैं उनको क्या ही बोलूं, बट यस, उसको एक जगह तो मिली बोलने के लिए। हाँ, राइट। उसको उसी में बहुत रिलीफ होगा कि वो किसी से शेयर कर लेगी। मेरे पास आप मालूम, मैं टॉक करने जाती हूँ कहीं कॉलेजेस वगैरह में, मेरे तो बच्चियाँ लिपट लिपट के रोती हैं, और वो कॉर्नर में आके बताती है, मैम मतलब मैं आज पहली बार बता रही हूँ। उतने में ही देखिए वो बहुत बड़ी बात है। बोलना सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, और उनको सुनने वाला कोई हो, ये उनके लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। फिर एक्शन हो, लीगल हो, ये तो खैर हमारे देश में, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं नहीं बोलती हूँ मैं आपको न्याय दिला पाऊंगी, मैं बस कहती हूँ आप लड़ो, मैं आपके साथ हूँ। क्योंकि ना मैं जजेस का दिमाग चेंज कर सकती हूँ, मेंटालिटी चेंज कर सकती हूँ, ना मैं सिस्टम को ओवरनाइट, बट हम कोशिश कर सकते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है सबसे पहला तो मतलब इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स बनने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए देश में, ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। इट्स अ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। राइट, हाँ। अगर होता है तो लोगों को सपोर्ट करना चाहिए कि किसी विक्टिम की आप हेल्प कर पाओ, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को जोड़ो, ताकि एटलीस्ट उनकी हेल्प होगी जो भी विक्टिम्स हैं। मैम, आखिरी में कि जो हमने सिया, आई थिंक साथ में हमने देखी थी, मनीष मुंद्रा की जो फिल्म आई थी, इस तरीके की जो फिल्में हैं या फिर विजुअल्स के थ्रू कंटेंट पहुंचाने की कोशिश की जाती है, कितना हेल्पफुल है लोगों को जागरूक करने पे, और क्या इस तरीके का कंटेंट बन रहा है? सिया के अलावा कुछ और भी है जो इस तरीके से जागरूकता में हेल्पफुल है सोसाइटी के लिए? देखिए, अच्छी फिल्में बन रही हैं, हालांकि फिल्में सबसे बड़ी कल्प्रिट भी हैं। आपको देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ जो फिल्मों ने बर्बाद किया है इस देश को, या इस वो बहुत गहरा है, क्योंकि जिस तरह से महिलाओं का प्रोजेक्शन किया गया ना फिल्मों में, वो बहुत बड़ा डैमेज कर गया। अभी एनिमल फिल्म आई, मतलब इतनी बेहुदा फिल्म, मतलब मैं समझ ही नहीं पा रही कि लोग क्यों देखने जा रहे थे। मुझे देखनी पड़ी, मतलब लिटरली मैंने अपना मन मार के देखी, क्योंकि मैं सुन चुकी थी और मुझे बताना था उसके बारे में कि वो क्या है। और ऐसे इंसान, मतलब जिन्होंने प्रोड्यूस किया, उनके पिता तो माता की भक्ति में लीन रहे, बचपन से कटरा में लंगर लगा रहे हैं वो, और वो जय माँ के भक्त हैं, वैष्णो देवी के। और उनके बाद उन्होंने ये बेड़ा गर्क किया कि उनके पुत्र ऐसी फिल्म प्रोड्यूस करते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए, और अब एनिमल पार्ट 2 बना रहे हैं। आप खाली महिलाओं की बात नहीं ना, उसमें वायलेंस देखिए कितनी गंदी है, और कोई रीज़न नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है उस फिल्म का। देखिए, तो एनिमल जैसी फिल्में बर्बाद ही कर चुकी हैं, और लोगों ने उसको एंजॉय किया, उससे बड़ा मतलब शॉक नहीं है, कल्चरल शॉक। तो इस तरह से देखिए, ये दोनों तरफ से है ताली बजती। उन्होंने ऐसा कंटेंट बनाया तो ये पब्लिक ने देख के एंजॉय किया। अब रही बात सिया जैसी फिल्मों की, एनिमल तो मतलब मैं रणबीर कपूर को, मतलब मैं इतना अच्छा मानती थी। कपूर खानदान को पैसे की क्या कमी है, जो पैसे के लिए आप इतना गिर जाओ, कम से कम सुन तो लो। तो मैं खैर एनी हाउ, वो लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये आप जग जाहिर है। पर मैं ये इतना ज़रूर बोलूँगी, सिया जैसी फिल्मों को कोई फुटेज नहीं मिली, ये भी हमारा दुर्भाग्य है। पर अभी एक फिल्म मैंने उनका स्क्रीनिंग देखा, वो भी रेड चिली प्रोडक्शन है, और भक्षक करके फिल्म है, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम पर है, जिसको हमने उठाया था, और भूमि जी ने उस पर काम किया। ऐसी फिल्में देखिए, अभी 9 तारीख को नेटफ्लिक्स पे आएगी।
तो मैं देख के, मैं नहीं, ऑडियंस में हम लोग 100 लोग थे, लास्ट वीक की बात है, फूट फूट के सब रो रहे थे, फूट फूट के, मतलब लिटरली वो स्टार कास्ट भी फूट फूट के रो रही थी, वो खुद ही देख के। और जितने लोग थे उन्होंने देखा कितना बुरा हाल था बच्चियों का। और मास्टर मूवी, मतलब ऐसी फिल्में बनेंगी तो लोगों की सोच भी बदलेगी। पर देखेंगे कितने लोग देखते हैं उसको पता नहीं मुझे, बट बहुत सारी अच्छी फिल्में भी आई हैं, थप्पड़ है, पिंक है, वो वुमेन ओरिएंटेड है। मैं ये नहीं कह रही वुमेन ओरिएंटेड फिल्में बनाइए, मैं बस इतना कह रही हूँ कि कुछ तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हम सालों साल काम करें अवेयरनेस पर, जेंडर पर, गांव-गांव जाएं, इतने लोगों को वो करेंगे, हाँ एक फिल्म बना के पानी फेर देते हैं पूरे काम पर, क्योंकि इनको समझ नहीं है, इनको पैसा चाहिए बस। तो बॉलीवुड इंडस्ट्री से भी मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि थोड़ा सा अपनी कॉन्शियस भी जगाएं, खाली पैसा सब कुछ नहीं है। ऐसे कंटेंट बनाएं जब महिलाओं की रिस्पेक्ट हो, एटलीस्ट। आप महिला सेंट्रिक भी मत बनाओ, छोड़ दो, कम से कम वैसी फिल्में तो बना लो जो महिलाओं को भोग की वस्तु तो मत बनाओ, कि बटर चिकन तो मत बना दो, तो आयोडेक्स तो मत बना दो, झंडू बाम मत बना दो कम से कम। सो एटलीस्ट, और ये जो डांसर्स का कॉन्सेप्ट है, ये वो मेक रिस्पेक्टफुल कंटेंट फॉर वुमेन, सो दैट यहाँ पर, क्योंकि आप तो बना के निकल लिए और जिसने देखा उसको कुछ हुआ और उसने 4 साल की बच्ची को उठा के बलात्कार कर दिया, तो आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। मैं आपके चैनल के, आपके पॉडकास्ट के थ्रू बोलना चाहूँगी कि those people who are making that content are responsible for that. राइट, वो फ़र्क पड़ता है। सिंपल सा है कि जैसे हम बात ये तो करते हैं कि 3 खान मिलके धूम्रपान बेच रहे हैं, तो या फिर गुटखा बेच रहे हैं तो पूरा देश गुटखा खा रहा है, बट ये कंटेंट भी कहीं ना कहीं से बहुत बड़ी हानि पहुंचा रहा है सोसाइटी में, बहुत बड़ी, है ना। तो मुझे लगता है इसमें चेंजेस लाने चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि एक अगर जनता उनको देख रही है, उनको तो फॉलो भी कर रही है उनको। अरे पागल हैं, उन्हीं को फॉलो करती है, हमको कौन करता है। सलमान खान का ब्रेसलेट पहन के पूरी दुनिया घूम रही है, और वो जो यूं कर दें तो वो चश्मा पहन ले, तो वो तो देखिए, लोग आपके लिए पागल, आपको भगवान मानते हैं, तो आप भगवान मानते हैं तो कुछ तो रोल निभाइए, कुछ तो आपने इतना तो ज़मीर होना चाहिए कि ढंग के काम करिए, कम से कम परोसिए तो ढंग का, ताकि बच्चियाँ सुरक्षित रहें। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच। आपने ये बहुत अच्छी बात बोली, जो मतलब मैं शुरुआत से आपने कई बार रिपीट करा कि आप अकेले वो चेंज नहीं ला सकते हैं, आपको लोग चाहिए। तो मुझे लगता है कि परी के साथ और लोग जुड़ें, या इस तरीके की जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ और लोग जुड़ें, ताकि जो भी विक्टिम्स हैं उनकी बात सुनी जा सके बड़े नंबर पे। और पहली बात तो ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए, अगर नौबत आती है तो उनकी हेल्प करने वाले लोग अवेलेबल हों देश में। मैम थैंक यू सो मच इस बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।